विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने की तैयारियां तेज। बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी का थामा दामन। अब 20 से ज्यादा लोग पार्टी में हुए शामिल। हलाल सामान न बेचने पर जिहादियों ने हिंदू महिला को बेरहमी से पीटा। नो हलाल रेस्टोरेंट संचालित पर जिहादियों का हमला। अस्पताल में भर्ती हिंदू महिला का चल रहा है इलाज। केंद्र सरकार ने 5 सीबीआई अफसरों को समय से पहले ही किया सेवानिवृत्त। भ्रष्टाचार नॉन परफॉर्मेंस का हवाला देकर 1 एसीपी और 4 डीसीपी पद पर तैनात अफसर किए गए सेवानिवृत्त। और आर्यन खान की गर्दन पर लटकी बेल की तलवार। थोड़ी देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी आर्यन खान केस में सुनवाई। कोर्ट में आर्यन और अनन्या की चैट एनसीबी करेगी पेश। सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी में शामिल करवाया है। तो वहीं राजधानी देहरादून में भी विभिन्न दलों के नेताओं ने बीजेपी का अब दामन थाम लिया है। आपको ये बता दें कि बीजेपी मुख्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया था, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तमाम नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। 20 से ज्यादा लोगों ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐतिहासिक कार्यों से प्रेरित होकर तमाम नेताओं ने पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हें विश्वास है कि तमाम नेता पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। प्रक्रिया अपनाई थी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से किसी कारण से चुनाव लड़के या अन्य प्रकार से पार्टी में नहीं रहे थे या अन्य राजनीतिक दलों से जिन्हें पार्टी में आना है, उस प्रक्रिया में हमारे नरेश जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, उन्हें चेयरमैन बनाया था और इस पूर्व प्रक्रिया में उन्होंने कुछ जिलों के लोगों को सिलेक्ट करके आज ज्वाइनिंग कराई है। कुछ ज्वाइनिंग जिलों में भी हो रही है साथ साथ आज ही, जैसा पौड़ी में हो रही है, चंपावत में हो रही है, उत्तरकाशी में हो रही है। आज कुछ लोग यहाँ जैसा नैनीताल जिले से कुछ लोग आए, कुछ चंपावत से आए, कुछ देहरादून से आए, ऐसे लगभग इन 40-35 लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया है। इसमें आम आदमी पार्टी से भी जो आगे प्रवक्ता कालाजी वो आए हैं। तो वहीं उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गंगोल पंडित वाली में टेंट शेड और सड़क निर्माण के कार्य का भूमि पूजन किया है। आपको बताएं कि इस अवसर पर जोशी ने कहा कि देश भर के 6 लाख से ज्यादा जो गांव हैं, उनमें से हमारे क्षेत्र के क्यारकुली के गांव में भी हर घर जल और हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचा, जिस पर स्वयं प्रधानमंत्री ने क्यारकुली की प्रधान से जल प्रबंधन पर चर्चा की है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्तमान आपदा के समय हमारे युवा मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर बैठकर स्वयं एक आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आज जनता को यह बात समझ आ गई है कि वास्तव में जनता के काम अगर कोई आता है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, अन्यथा कांग्रेस की सरकारों ने तो बीते 60 सालों से जनता को बरगलाने का ही काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की और मैंने यहाँ के क्षेत्र के लोगों से वायदा किया था कि बहुत लंबी मांग थी, एक सामुदायिक भवन यहाँ पर बने। आज 15 लाख की लागत से वो बन रहा है। फिर धनराशि से 2 सड़कें हम बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, क्योंकि अगर मैं आज कुछ कर पाया हूँ तो इनका भी अगर इन्होंने मुझे विधायक नहीं बनाया होता, मंत्री नहीं बनाया होता, तो शायद मैं इस काम को नहीं कर पाता।
और कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस भावना से काम करता हूँ। इन्होंने मुझे ताकत दी है, इन्होंने मुझे शक्ति दी है, मैंने उसका प्रयोग इनकी सेवा के लिए किया है, अपने परिवार के लिए नहीं किया है। तो वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अब वानप्रस्थ आश्रम में जाने की सलाह दे दी है। सुबोध उनियाल ने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस में शामिल नहीं होगा और कांग्रेस केवल भ्रम का माहौल पैदा कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि हरीश रावत परिवार के बुजुर्ग हैं और उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जब बुजुर्ग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। उनकी हर बात को घर वालों को सुनना पड़ता है। हरीश रावत उम्र के उस दौर में हैं जब उनकी हर बात का रिएक्शन करना ठीक नहीं है। हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से कहा कि आपदा की घड़ी में सांप और नेवला एक साथ आ जाते हैं। सुबोध उनियाल ने हरीश रावत के बयान पर भी कटाक्ष किया है और यह कहा कि हरीश रावत लगता है खुद को सांप शब्द से संबोधित कर रहे हैं। राजनीति में वह किसी तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका जनता अब जवाब देगी। तो वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन को 100% पूरा करने के लिए सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और एनजीओ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी से तत्परता के साथ वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये बताएं कि बाजपुर में वैक्सीनेशन का कार्य धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए बीते दिनों जिलाधिकारी ने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को निर्देश दिए थे। इसी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने चिकित्सकों, आशा फैसिलिटर्स और एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है और इस दौरान बैठक में वैक्सीनेशन को पूरा करने पर अब विचार विमर्श भी किया गया है। साथ ही सीएमएस के डॉक्टर पंकज माथुर ने आशा फैसिलिटर्स से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिस्ट बनाकर उपलब्ध कराने की बात भी की है। डॉक्टर पंकज माथुर ने भी बताया कि क्षेत्र में अधिकतर लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। हमारा फर्स्ट डोज तो 100% पहुँच गया। हमारा सेकेंड डोज के लाभार्थी के 84 दिन पूरे हो गए हैं, तो उसमें कुछ लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। उनके दिन भी पूरे हो गए 84 दिन, उनकी लिस्ट भी हमें मिल गई है। या तो वो डर रहे हैं, या गर्भवती हैं, या स्तनपान करने वाली महिलाएं, या गंभीर हैं, या कहते हैं हम लगवाएंगे नहीं, तो उनको हमने आशा के माध्यम से उनको फ़ोन करवा रहे हैं। और भी हमारे वर्कर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के फ़ोन कर रहे हैं कि आप आइए टीका लगवाइए। और घर घर बैठ के हमने ड्यू लिस्ट बनवा ली है, जो नहीं बनी वो शुक्रवार तक और भी आ जाएगी, तो उनको बुला के टीका लगवाएंगे ताकि 100% वैक्सीनेशन हो सके। आज हमने जो है 2 हमारे साथ एनजीओ जुड़ी हैं, अजीज़ प्रेमजी फाउंडेशन की, एक हेल्थ केयर अमेरिकन कंपनी है ज्योति फाउंडेशन, उसके भी लोगों को बुलाया है, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। वो लोग भी लोगों को मोटिवेट करके लाएंगे, हमारी आशाएं लाएंगी, हमारे हेल्थ वर्कर्स लाएंगे, तो उसके माध्यम से हम मिलजुल के काम करेंगे तो आशा है कि 100% जल्दी अचीव कर लेंगे। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी के सर्किट हाउस पहुंचकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बीते रोज हुई आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया गया है और इस आपदा के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें तुरंत मुआवजा भी दे दिया गया है और साथ ही जिलाधिकारी को निर्देशित भी कर दिया गया है कि जिन लोगों की कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नुकसान हुआ है उन्हें भी जल्द से जल्द मुआवजा जो है वो मुहैया करवा दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा जनपद की सभी सड़कों को आवाजाही के लिए अब खोल दिया गया है। जिन स्थानों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में खोला गया, इन मार्गों को आवाजाही के लिए बेहतर बनाने के निर्देश भी अब जारी कर दिए गए हैं और साथ ही आगामी 7 नवंबर तक जनपद की सभी सड़कों को सुधारीकरण के साथ ही बेहतर बनाने के निर्देश भी अब जारी कर दिए गए हैं। दो तीन विषयों पे हमने बैठक की। एक तो जिले की सभी सड़कें खुल गई हैं और हमारी सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको 7 तारीख तक गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए। तो आज मैंने उसकी समीक्षा की है कि जल्दी जो है जहाँ जहाँ भी सड़कें खराब हैं उनको ठीक करने हैं। दूसरा, हमारी 4-5 सड़कें जो वन विभाग में फंसी थी उनके भी आज बातचीत हुई है, उनको लैंड देनी है, तो जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उनकी लैंड मिल जाएगी। हमारी जो उफरें खाल से भगवती तक एक 10 किलोमीटर की सड़क है,
उसके लिए लैंड की दिक्कत हो रही थी, वो भी हो गया है। भरीक की लैंड की दिक्कत हो रही थी, इजर की लैंड की दिक्कत हो रही, तो वो भी आज जिलाधिकारी से बात हो गई और वन विभाग से संयुक्त सर्वेक्षण के लिए कह दिया गया है। और विशेषकर जो आपदा आई है, तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संतों के दूसरे गुट ने निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अब नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। प्रयागराज में हुई ताजपोशी के बाद हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े के साधु संतों में खास उत्साह दिखा। साधु संतों ने ढोल और नगाड़ों और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत राम रतन गिरी ने कहा कि प्रयागराज में रविंद्रपुरी महाराज की ताजपोशी अखाड़े के नियम के अनुसार हुई है। बैठक में 8 अखाड़ों के साधु संतों का बहुमत उन्हें मिला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रविंद्रपुरी महाराज बहुत ही अनुभवी संत है और बहुत जल्द ही वो अखाड़ा परिषद से जुड़े अन्य अखाड़ों के साधु संतों को मनाकर एक मंच पर अब आगे ले आएंगे। आज दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे 7 अखाड़े वहाँ उपस्थित थे। एक निर्मोही अखाड़े अयोध्या से पत्र आ गया। इस प्रकार 8 अखाड़ों का बहुमत हो गया है और श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो हमारे अखाड़े के सचिव हैं, माँ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, रामानंद इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, मोहनानंद आश्रम के भी महंत हैं, इस प्रकार श्री SM डिग्री कॉलेज के भी प्रबंधक हैं। उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। तो वहीं कीर्तिनगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला निकलकर सामने आया। मामले में पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर कोतवाली अंतर्गत एक महिला ने अपने ही गांव के व्यक्ति पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। मामले में पीड़िता ने कोतवाली कीर्तिनगर में नामजद तहरीर भी दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में अब जुट गई है। फिलहाल पुलिस पीड़िता का मेडिकल करवा रही है और कीर्तिनगर कोतवाल चंद्रभान सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत अब कर लिया गया है और साथ ही महिला का मेडिकल अब करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले की अब जांच भी की जा रही है। जांच के बाद ही अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसने मेरे साथ मारपीट कर छीना झपटी की। रोड था हमारे गाँव का, छीना झपटी हुई और कोई नहीं थे गांव के आस पास हुई। छीना झपटी हुई तो मैं बार करती रही। मैंने माफ किया था, इस बार मैं पहले भी कर चुका, पहले की मैंने छोड़ दी। अच्छा, कल की बात उन्होंने कहा कि उसको बुला। ये थाना कीर्तिनगर क्षेत्र में ग्राम जखेड़ है। ग्राम जखेड़ की एक रहने वाली महिला है। उन्होंने अपने पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया है कि उसने इनके साथ पहले से इन पर बुरी नज़र रखता था और कल दिन में जब ये घास काटने अपने खेतों में गई थी तो उन्होंने इनके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, इनके कपड़े उपड़े फाड़े और इनके साथ हाथापाई करी है। जिसके आधार पर उस महिला की शिकायत पर आज कोतवाली कीर्तिनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। धारा 354 IPC और 330, 506 IPC में अभियोग पंजीकृत है। पीड़िता का मेडिकल करा रहे हैं और मेडिकल करा के आगे विधिक कार्रवाई कर। तो वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत झूलाघर चौक में 30.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्थापना का कार्य का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है। इस मौके पर पालिका के अध्यक्ष अनुज गुप्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन बरिया, ITBP के कमांडेंट सोहन राणा भी मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के मिलिट्री बैंड के द्वारा राष्ट्रीय गीत 1 जून पर राष्ट्रीय ध्वज को कराया गया। तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज लगने के बाद मिलिट्री बैंड के द्वारा राष्ट्रीय गान की जो धुन है उसे भी बजाया गया, जिसमें सभी के मन को मोह लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के माल रोड के बीचों बीच राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने की शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की पहचान है और आज माल रोड के बीचों बीच इसे फहराता हुआ देख गर्व अब महसूस हो रहा है। हम सब लोगों को अपने देश की आन बान और शान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
वहीं मसूरी की क्वारकुली गांव के पास दोबाना गांव में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। दोबाना गांव में मछली तालाब के किनारे खेलते समय 2 मासूम भाइयों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में अब मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार बच्चों के पिता तालाब के पास स्थित फार्म हाउस में नौकरी करते हैं। सोमवार को वो काम पर गए थे कि तभी उनके 7 साल और एक 4 साल के दोनों बेटे भी उनके साथ चले गए। ये बताया जा रहा है कि दोनों भाई तालाब के पास खेल रहे थे, जिसमें से 4 साल के विमल का पैर फिसलकर तालाब में गिर गया। उसको बचाने के लिए 7 साल का विनोद अपने भाई को तालाब से निकालने की कोशिश करने लगा और वो भी तालाब में जा गिरा। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ देर बाद तालाब में एक बच्चा देखा गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों बच्चों को तालाब से निकालकर भट्टा गांव के आयुर्वेदिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आयुर्वेदिक अस्पताल की डॉक्टर निधि गुरंग ने बताया कि जब तक बच्चों को लाया गया दोनों की मौत हो चुकी थी। मसूरी सीओ नरेंद्र पंत और कोतवाली मसूर गिरीश चंद्र शर्मा घटना की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, परंतु बच्चों के परिजन ने पोस्टमार्टम न किए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी से अनुमति ली है, जिसके बाद अब कानूनी कार्रवाई करते हुए बच्चों के शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक के पिता विशाल पुनः पुत्र लोक बहादुर द्वारा किए गए पत्र में पुलिस से घटना को लेकर कोई कार्रवाई न किए जाने की बात की गई है। देखिए, आज मॉर्निंग में एक सूचना आई थी कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है और उसमें फिर देखा गया था, जब उस पर पूछताछ की गई तो उसमें जो उनकी माताजी थी उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि वहाँ पर बच्चे डूब गए हैं और उसके बाद जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया तो दे वर ब्रॉट डेड। तो यहाँ पर एक फिश पॉन्ड बनाया गया था, लगभग 20 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, और उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से इनकी मृत्यु हुई है। ये उस जो कैंपस है उसमें सिर्फ ये मज़दूर, जो नेपाली मज़दूर थे, ये रह रहे थे, अन्य उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे थे और इस तरह की लापरवाही अगर कुछ हमारे सामने आएगी और इस संबंध में कोई तहरीर आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जो आपदा आई है उससे पूरा जीवन अब अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसको देखते हुए राहत बांटने वाली कई टीमें बाढ़ग्रस्त इलाके चाबी, चोना, पांडे छोड़ आदि गांव में, जहां पर आपदा ने काफी तबाही मचा रखी है, वहां राहत सामग्री बांटने का अब काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वहां पर 45 से 50 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में अब मलबा भरा हुआ है। धान की फसल की जो जमीनें थी वो भी पूरी तरह से नदी में समा गई है। ऐसी बुरी स्थिति में कुछ खाद्यान्न सामग्री लेकर इन परिवारों को वितरण करने के लिए यहां पक्ष विपक्ष सहित कई एनजीओ भी पहुंचे हैं। क्षेत्रीय विधायक दान सिंह मंडारी ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर लोगों से अब बातचीत की है। नमस्कार साथियों, आज 17, 18, 19 अक्टूबर में जो भीषण आपदा मचाई थी, यहाँ पर जो दैवीय आपदा आई हुई थी, उसी के सिलसिले में आज हम लोग भीमताल ब्लॉक के दूरस्थ गांव चाफी, अलचौना और पांडे छोड़ गांव में, जहाँ की बहुत ही आपदा ने त्रासदी मचा रखी है, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे। वहाँ कम से कम 45 परिवार ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। आज उनके घरों में मलबा भर गया है और पूरे उनके खेत कट चुके हैं। पानी का इतना तेज़ बहाव था और वो घरों से बेघर हैं। आज 45 परिवारों को हम लोग मैं और मेरे साथी नरेश पांडे जी वहाँ पर खाद्यान्न लेके पहुँचे और आपदा प्रभावित पीड़ितों का हमने हाल जाना और शासन प्रशासन से गुहार लगाई उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र मदद देने के लिए। हमारे साथ में वहाँ के पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी जी भी पहुँच चुके थे हमारे बीच में, और हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से, हम अपनी तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से हमसे जो भी मदद हो पड़ी, हम वहाँ पर कुंटल के हिसाब से चावल, आटा, दाल, मसाले इत्यादि लेकर के हम उन गाँवों में पहुँचे। तो वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मखदूमपुर ग्राम के खेतों में 23 अक्टूबर को 11वीं के छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक अपनी बहन के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोतवाली सिविल लाइंस में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि लहबोली गांव निवासी
कक्षा 11वीं की छात्र मंजीत 22 अक्टूबर से लापता था, तो वहीं छात्र का शव 23 अक्टूबर की शाम को मखदूमपुर में मिला था। छात्र के शरीर पर 2 गोलियां मारी गई थी। मृतक छात्र के पिता अशोक की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर मामले का खुलासे के लिए सीआईयू और पुलिस टीम का गठन किया गया था। गठित की गई टीम ने मुखबिर, सर्विलांस और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की, तो सीसीटीवी में देखा गया कि मृतक युवक अपने दोस्त अंशुल के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर रणसूर ग्राम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 अक्टूबर को अंशुल को लखनौत गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसका दोस्त मंजीत उसकी बुआ की लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और 15 अक्टूबर की रात में नशे के बाद मंजीत ने बताया कि उसे अंशुल की बहन अच्छी लगती थी। अंशुल ने बताया कि उसे ये बात चुभ गई, जिसके बाद उसने हत्या की योजना बनाई और 22 अक्टूबर को मंजीत को बहाना बनाकर अपने साथ ले गया और सटोली चलने को कहा। रास्ते में मखदूमपुर में तमंचा निकालकर उसके कमर पर फायरिंग कर दी और उसके बाद दूसरा कारतूस लोडकर उसके सिर पर लगाकर फायर कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद उसने तमंचा अपने 16 वर्षीय नाबालिग दोस्त को दे दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस, साथ ही मृतक युवक के स्कूल बैग और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी अब बरामद कर ली है और साथ ही आरोपी युवक के साथ नाबालिग दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं 23 तारीख को एक डेड बॉडी गन्नों के खेतों में मिली थी मखदूमपुर के पास, मंगलौर थाना क्षेत्र में, और इस पर 2 गन शॉट थे जिसमें से एक मिस था। तो घटना की जब छानबीन की गई तो इसकी शिनाख्त राज सिंह के तौर पर हुई। ये एक स्कूल में पढ़ने वाला छात्र था। पुलिस की जांच में, पूछताछ में और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके आधार पर जो इसका मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ लिया गया है। इसका नाम अंशुल है और ये मृतक का ही मित्र ये था। हत्या का जो कारण है वो मृतक का अभियुक्त की कजिन्स को परेशान करना था, जिसमें कि अभियुक्त इस बात को लेकर उससे नाराज़ था और इसी बात को लेकर उसने उसकी हत्या करी और हत्या के बाद तमंचा इसने एक जुवेनाइल जो है उसको दे दिया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अवैध स्मैक का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से तकरीबन 150 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद की है। आपको ये बताएं कि कोतवाली सिविल लाइंस में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में गंगनहर कोतवाली पुलिस को 25 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र में स्मैक तस्कर स्मैक बेचने की फिराक में है, जिसमें पुलिस टीम को मतलबपुर तिराहे के पास से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस तीनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है और साथ ही बरामद स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है और अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जहाँ की 151 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, तीनों भगवानपुर थाना क्षेत्र के हैं और ये एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। सर कितनी कीमत होगी इसकी? करीब 10 लाख से ऊपर की कीमत होगी मार्केट में। क्या सर पुलिस टीम को कोई इनाम भी दिया गया है? हाँ, ये जो घटनाओं का अनावरण हुआ है इसमें 2500 का इनाम मैं अपनी तरफ से पुलिस टीम को देता हूँ। तो वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदाग्रस्त रामपुरा, खेड़ा, मुखर्जी नगर, जगतपुरा क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 माह के लिए कागजात में ढिलाई देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपदा को देखते हुए अब नए बेंचों को आपदा की एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार उधम सिंह नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने पुलिस कार्यालय में पुलिस कर्मियों के साथ बैठक भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। लोगों की मांग के अनुसार जनपद की सीपीओ और यातायात विभाग के वाहनों की चेकिंग में डॉक्यूमेंट से संबंधित राहत के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने ये बताया कि जिला प्रशासन से भी वार्ता की गई है कि परिवहन विभाग को निर्देशित किया जाए कि जिन लोगों के आपदा में डॉक्यूमेंट बह गए हैं उनके कागजात को दोबारा बनाया जाए ताकि उन्हें जनपद से बाहर जाने में कोई समस्या न आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस आपदा में पुलिस कर्मियों द्वारा बेहतर काम किया गया है।
16 अक्टूबर से ही प्रदेश की सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया था। उन्होंने ये बताया कि सभी जनपदों में पुलिसकर्मियों द्वारा बेहतर कार्य करते हुए हजारों जिंदगियों को बचाया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि एक के बाद एक आपदा को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अब नए बेंच को एडिशनल आपदा के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देखिए, मैं सोचता हूँ इस पूरी आपदा में जो हमें एडवांस नोटिस मिला 24 घंटे का, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमको मिला। हमने पुलिस को सब जगह अलर्ट भेज दिया, लोगों में सब जगह जागरूकता फैलाई कि ऐसी आपदा संभावित है, रेड अलर्ट है, कृपया करके अभी चार धाम न आए, कृपया करके अभी नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत न आए। तो उसका असर ये हुआ कि हमने बहुत से लोगों को ऊपर चढ़ने से रोका, जो आंकड़ा हमारा 65,000 बनता है। और दूसरा, जो लोग फंसे हुए थे उस पर हमारी टीमें समय से पहुंच गई, हर जगह पे हमने टीमों को पहुंचा दिया रातों रात, तो जिससे कि हमें इवैक्यूएशन आसानी से हो सका। जो फंस गए तो उनको टाइम से निकाल दिया गया। जैसे कि शारदा बैराज है, उसका जल स्तर जो ही खतरे के ऊपर गया, हमने 3,000 लोगों को इवैक्यूएट कराया वहाँ से, नहीं तो वो कैजुअलिटी हो सकती थी। गोला के नीचे है, जवाहर नगर, सब जगह टाइमली। उधम सिंह नगर में कितना पानी का लेवल बढ़ता गया, किंतु टाइमली हमारी टीमें पहुंच गई, पुलिस की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, पीएसी की, तो समय से हम लोगों को बचा पाए, ये संतुष्टि है। किंतु क्योंकि आपदा का स्केल बहुत बड़ा था, फिर भी बहुत कुछ लाइफ का लॉस हुआ है, और बाकी तो बहुत बड़ा हुआ ही है। तो वहीं उधम सिंह नगर में 18 और 19 अक्टूबर को आई आपदा के बाद सरकारी मशीनरी पूरी हरकत में आ गई है। खुद डीजीपी अशोक कुमार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आपदा कार्य की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी अशोक कुमार रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और आपदा कार्य में अच्छा काम करने के चलते जनपद के अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई है। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में पुलिस ने आपदा में काम किया है और बड़ी हानि होने से बचाया है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान ये पता लगा कि लोगों के कागजात पानी में बह गए हैं। ऐसे में पुलिस से कहा गया कि चेकिंग के दौरान 1 महीने के लिए कागजात देखने में ढिलाई बरते। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब पुलिसकर्मियों के हर लेवल के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान डीआईजी नीलेश आनंद भरडे और एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर भी मौजूद थे। तो वहीं खटीमा के ग्राम सभा बरी अंजनिया बंगाली कॉलोनी के ग्रामीणों ने श्री श्याम जी इंडस्ट्रीज का विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए गए शौचालय का पानी और सीसी सड़क पर बह रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है और साथ ही राइस मिल के शौचालय का गंदा पानी बंद करवाने की मांग की है। राजस्थानी ग्रामीणों का यह कहना है कि 100 से अधिक परिवार इस रास्ते का प्रयोग करते हैं, जिनके घर निवास जाने का रास्ता यही है। तो वहीं ग्रामीण ने बताया कि शौचालय के गंदे पानी से सड़क में आने जाने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि लगभग 4 सालों से इस तरह से गंदा पानी इंडस्ट्रीज द्वारा छोड़ा जा रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने खटीमा तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है। हमारे ग्राम सभा बड़ी इंजनिया में राइस मिल है। राइस मिल का जो शौचालय का पानी है वो हमारे आरसीसी रोड पर छोड़ रखे हैं, जिसके वजह से स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और बुजुर्ग को भी प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ लगभग 100 से ज़्यादा परिवार का आना जाना रहता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मांग ये की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हमें इस दिक्कत से निजात मिले। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द निजात दिलाने की मांग की। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।